हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर मतलब क्या? यानी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने से लेकर डिलीवरी होने तक ये जो 9 महीने का सफ़र है, ये 9 महीने के सफ़र में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट की बॉडी में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हमें डॉक्टर की कितने बार विजिट करना चाहिए, डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी सोनोग्राफी करनी चाहिए, कौन से ब्लड टेस्ट करने चाहिए, कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और उन्हें हम कैसे कैसे टैकल करें, इन सारी बातों की जानकारी एंटीनेटल केयर में दी जाती है। तो ये 9 महीने का सफ़र एंटीनेटल केयर कहलाता है। ये 9 महीने के सफ़र को एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसके अलग अलग पार्ट मैंने बनाए हैं। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। ये एंटीनेटल केयर क्यों ज़रूरी है? तो प्रेगनेंसी के गुड आउटकम के लिए, हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी के लिए ये एंटीनेटल केयर ज़रूरी होता है। रिस्क असेसमेंट हो जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रिस्क असेसमेंट हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन को टाइमली डिटेक्ट किया जाता है कि अगर किसी पेशेंट का बीपी या शुगर बढ़ने वाला है तो टाइमली उसे डिटेक्ट करके मदर और बेबी को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। रिस्क असेसमेंट होता है, पेशेंट का एजुकेशन हम कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं फिजियोलॉजिकल नॉर्मल चेंजेस के बारे में, एबनॉर्मल चेंजेस के बारे में, साथ ही प्रिवेंटिव केयर भी हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम पेशेंट को फैमिली प्लानिंग के बारे में भी एजुकेट करते हैं कि अगर उसे ऑलरेडी 1 या 2 या 3 बच्चे हैं तो उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट किया जाता है, या अगर उसे पहली प्रेगनेंसी है या पहला बच्चा है तो सेकंड प्रेगनेंसी के बीच में जो टाइम स्पेस है उसके बारे में जानकारी दी जाती है और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताया जाता है। एंटीनेटल केयर में हर प्रेग्नेंट महिला ने 7 महीने तक हर महीने अपने डॉक्टर की विज़िट करनी चाहिए, 8वें महीने में हर 15 दिन में और 90वें महीने में हर हफ्ते डॉक्टर की विज़िट करना चाहिए। इस तरीके से पूरे 9 महीने में 12 से 15 टोटल विज़िट्स हो जाती हैं। लेकिन जो महिलाएं गांव में रहती है, जिन्हें बार बार विज़िट्स करना पॉसिबल नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो बार बार नहीं आ सकते, उनके लिए पेरिफेरल हेल्थ सेंटर बनाए जाते हैं। इसी बात को देखते हुए WHO ने एक ANC मॉडल बनाया हुआ है जिसमें वो रिकमेंड करते हैं मिनिमम एंटीनेटल विज़िट्स को, जिसमें उन्होंने 4 विज़िट्स के बारे में बताया है। पहली विज़िट्स होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि एक रजिस्ट्रेशन विज़िट होती है। सेकंड विज़िट होती है 24 to 26 वीक्स पे। थर्ड विज़िट होती है 32 वीक्स पे और फोर्थ विज़िट होती है 36 वीक्स पे। इस तरीके से 4 विज़िट मिनिमम उन्होंने बताया हुआ है। फर्स्ट विज़िट में क्या किया जाता है? तो फर्स्ट विज़िट में मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनाया जाता है। ये कार्ड हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे पेरिफेरल हेल्थ सेंटर हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, ये कार्ड सबका बनाया जाता है। मदर एंड बेबी की हेल्थ असेस की जाती है, रिस्क असेसमेंट किया जाता है, लास्ट पीरियड की डेट नोट की जाती है, उससे जेस्टेशनल एज कैलकुलेट किया जाता है और साथ ही EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कैलकुलेट किया जाता है। कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं, कुछ रूटीन एग्जामिनेशन किया जाता है। अब ये हेल्थ असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री टेकिंग एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री टेकिंग को समझते हैं। हिस्ट्री टेकिंग एंटीनेटल केयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेकअप की शुरुआत से ही पेशेंट की डिटेल केयरफुल हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पेशेंट का नाम, उसका उम्र, उसका एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। साथ ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पूछी जाती है, जैसे पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ या किस तकलीफ़ के साथ विज़िट के लिए आई है। जैसे पेशेंट का पीरियड मिस हुआ है या कितने दिन मिस हुए हैं, पेशेंट ने खुद प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे किया है या नहीं किया है, ना किया हो तो डॉक्टर को करना पड़ता है। साथ ही उसे और कुछ तकलीफ़ है या नहीं है, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द या पेशाब में जलन या यूरिन इन्फेक्शन। साथ ही मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी जाती है, जैसे पहले उसके पीरियड्स नॉर्मल आते थे, रेगुलर आते थे या इरेगुलर आते थे या लेट आते थे, लास्ट पीरियड की डेट उसे कंफर्म याद है या नहीं याद है, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट होता है ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में हमें पेशेंट की कौन कौन सी जानकारी लेना चाहिए? तो सबसे पहले है कि उसे पहली प्रेगनेंसी है या उसे और भी बच्चे हैं, और अगर पहली प्रेगनेंसी है तो शादी को कितने समय बाद ये प्रेगनेंसी रुकी है, ये प्रेगनेंसी नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली रुकी है या कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद उसे प्रेगनेंसी रुकी है। पहले इनफर्टिलिटी तो नहीं था, इनफर्टिलिटी के बाद कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद तो नहीं प्रेगनेंसी रुकी। उसे अगर ट्रीटमेंट उसने लिया है तो कौन कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, ओवुलेशन इंडक्शन, IUI या IVF करवाया है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया है। अगर ये सब ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी रुकी है तो इन प्रेगनेंसीज़ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसे ऑलरेडी बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं, और लास्ट डिलीवरीज़ में अभी तक के कितना गैप है, कितने साल पहले डिलीवरी हुई है, लास्ट प्रेगनेंसी में उसे और कुछ कॉम्प्लिकेशन थे या नहीं थे।
जैसे पहले डिलीवरी में उसे बीपी, शुगर या थायराइड बढ़ा हुआ तो नहीं था, या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सीज़र हुई है, या कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री है, अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो स्पॉन्टेनियस हुआ है, या उसने एमटीपी पिल्स लिया है, या इवैक्यूएशन करवाया है, यानी वॉश करवाया है, ये सारी बातों की जानकारी पूछना ज़रूरी होता है। पास हिस्ट्री भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पास मेडिकल हिस्ट्री या पास सर्जिकल हिस्ट्री। पास मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, थायराइड, इन सब कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो जाती है। पास सर्जिकल हिस्ट्री जैसे प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ हो, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वजह से एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, या कोई अदर कंडीशन की वजह से कोई एब्डोमिनल सर्जरी तो नहीं हुई है। इन सब बातों की जानकारी रखना, बातों को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैमिली हिस्ट्री भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके फादर, मदर या सिस्टर में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो तो आपको प्रेगनेंसी में ये होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हो तो ये पोस्टपार्टम पीरियड में ये फ्लेयर अप हो सकती है या सडनली बढ़ सकती है। साथ ही पर्सनल हिस्ट्री भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत से पेशेंट को पहले से ही कुछ मेडिकेशन स्टार्ट होते हैं, तो आपके डॉक्टर को आपके मेडिकेशन की जानकारी देना ज़रूरी होता है। हो सकता है आपको जो मेडिसिन शुरू हो वो प्रेगनेंसी में अनसेफ हो, तो इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दीजिए। साथ ही कुछ हैबिट्स होती है, कुछ पर्सनल हैबिट होती है, जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल की हैबिट, तो वो भी अवॉइड करना ज़रूरी होता है। साथ ही आपको अपने कॉन्ट्रासेप्शन की हिस्ट्री बताना भी ज़रूरी होता है। अब हम प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करना सीखते हैं। जेस्टेशनल एज को वीक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके लास्ट पीरियड की डेट 12 जनवरी 2022 है, तो 12 जनवरी से लेके आज तक यानी 29 मई तक कितने वीक्स हुए उसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर जनवरी में 31 डेज़ होते हैं तो 31 में से हमें 12 को माइनस करना है, तो हमें 19 डेज़ बाकी मिलेंगे। तो जनवरी के 19 डेज़ में हमें फरवरी के 28 डेज़ ऐड करना है, मार्च के 31 डेज़ ऐड करना है, अप्रैल के 30 डेज़ और मई के 29 डेज़ ऐड करना है। इन सारे डेज़ को हम अगर ऐड करें तो हमें 137 डेज़ मिलते हैं, और 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, इसलिए 137 को 7 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमें मिलता है 19.5, यानी प्रेगनेंसी हुई 19 वीक्स 5 डेज़ की। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट में 7 दिन और 9 महीने ऐड करने पे जो डेट हमें मिलेगी वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहलाती है। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट से ईडीडी तक के जो बीच का फासला होता है वो 40 वीक्स का होता है, यानी 40 हफ्ते का फासला होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लास्ट पीरियड की डेट 12 जनवरी 2022 है तो हमें 12 में 7 दिन ऐड करने हैं तो हो जाएगा 19, और जनवरी में 9 महीने ऐड करने पड़ेंगे तो हो जाएगा अक्टूबर। तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हुई 19 अक्टूबर 2022। ये जो फार्मूला है कैलकुलेट करने का उसे नेगलेस फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला उसी वक्त लागू होगा जब महिला के पीरियड प्रॉपरली टाइम पे आते हो, 28 डेज़ पे आते हो, और उसे अपने लास्ट पीरियड की डेट कंफर्म और श्योरली पता हो। अगर उसके पीरियड टाइमली नहीं आते हो या डेट ठीक से पता नहीं हो तो ये फार्मूला वहाँ पे लागू नहीं होगा। फिर आपको एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी निकालने के लिए आपको सोनोग्राफी या डेटिंग सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंटीनेटल केयर के आज के पार्ट 1 में हमने जाना कि एंटीनेटल केयर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, इसमें कितने विजिट्स होते हैं, हिस्ट्री टेकिंग कैसी की जाती है, और जेस्टेशनल एज वीक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे जनरल एग्जामिनेशन, ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड सोनोग्राफी के बारे में। उम्मीद करती हूँ पार्ट 1 आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पार्ट 2 ज़रूर देखिए।